हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का सीआरपीसी का चौथा दिन है। इससे पहले हम आपको 163 सेक्शन तक पढ़ा चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ अध्याय 12, चैप्टर नंबर 12 है ये। इसमें धारा 154 से लेकर 176 तक की बात होगी। और चूँकि इससे पहले की धाराएं हम इस पिछले टर्न पर पढ़ चुके हैं, डे 3 पर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखें इस अध्याय जो 12 है, ये कहती क्या है? पुलिस की को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। इसमें पहली धारा हम आज पहले टर्न पर अपने टर्न पर पढ़ने जा रहे हैं। इस टर्न पर पहली धारा पढ़ने जा रहे हैं 164, 164 धारा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी। प्री में पूछा जाता है संस्वीकृतियाँ और कथनों को अवलिखित करना। धारा का शीर्षक है संस्वीकृतियाँ और कथनों को अवलिखित करना। पूछा जाता है संस्वीकृति किस धारा में, तो 164 में है। इसमें आपको ये याद रखना है, देखिए हमने ब्रैकेट में मुख्य परीक्षा लिख दिया, इसका मतलब हम इसकी डिटेल भी देंगे आपको। यहाँ पर इसकी डिटेल्ड स्टडी कराएंगे आपको 164 की। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें प्री से संबंधित ये याद रखना है कि सबसे मेन बात यहाँ से शुरू करते हैं इसको, कि संस्वीकृति किस स्टेज में होती है और किसके समक्ष होती है। तो अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय, ठीक, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले की अधिकारिता हो या ना हो, संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है। प्री का मैटर इतना हो गया। फिर इसी में एक धारा और आती है 164 का। इसमें कहा गया बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा। जो भी स्त्री है जिसके साथ बलात्संग हुआ है, तो वो स्त्री या उसकी ओर से कोई भी सक्षम व्यक्ति की सहमति से सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा 24 घंटे के भीतर, कब ये कब बात हो रही है? 24 घंटे अपराध होने के या घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर क्या होगा? शारीरिक परीक्षा की जाएगी। ये बात क्लियर कर लीजिए आप बिल्कुल। अब आप चलिए मेंस में देखें, मेंस के हिसाब से क्या है धारा। मेंस के हिसाब से आपको सीआरपीसी की धारा 164 को इस तरह से पढ़ना है। संस्वीकृतियां और कथनों को अभिलिखित करना, ये धारा का शीर्षक है। पहली धारा इसमें बताई गई है, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो, अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। इस धारा में दो बातें हैं, या तो संस्वीकृति या कथन, दोनों ही अभिलिखित किए जा सकते हैं। धारा 2 कहती है, धारा 164 की, मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने से पूर्व उस व्यक्ति को संस्वीकृति जो कर रहा है ये समझाएगा कि ऐसी संस्वीकृति करने के लिए वो आबद्ध नहीं है, और अगर वो यदि ऐसी संस्वीकृति करता है तो उसके विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति जो है उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में लाई जा सकेगी। और जब ये सब कहने के बाद, दूसरे समझाने के बाद, वो व्यक्ति संस्वीकृति के लिए राजी हो जाता है, तब भी मजिस्ट्रेट तब तक संस्वीकृति को अभिलिखित नहीं करेगा जब तक कि उसको ये विश्वास ना हो जाए कि वो व्यक्ति स्वेच्छा से संस्वीकृति कर रहा है। जब मजिस्ट्रेट बिल्कुल उसको पहले बता देगा कि आपके खिलाफ ली जाएगी, फिर ये भी पता लगा लेगा, टटोल लेगा ये स्वेच्छा से कर रहा है, तभी संस्वीकृति को अभिलिखित करेगा मजिस्ट्रेट। तीसरी उपधारा बताती है, उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए उपबंधित रीत से अभिलिखित किया जाएगा, जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया गया है। कहने का मतलब, आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि जब संस्वीकृति कराता है मजिस्ट्रेट तो शपथ नहीं दिलाता है, जबकि संस्वीकृति के अलावा और कोई कथन अभिलिखित करेगा तो शपथ दिलाएगा। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था, मिस ए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2020 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये कई एक धाराओं में आपको मिलेगा। इसमें एग्जैक्टली हुआ ये था कि जो महिला थी
तो उसमें एक तो ये बात हुई थी कि संस्वीकृति मात्र कर लेने से, अगर संस्वीकृति कर ली है किसी अपराधी ने, सिर्फ संस्वीकृति मात्र से उसको जो न्यायालय के दस्तावेज हैं, कागज़ हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे धारा 207 और 208 अगले टर्न पे, उनके अनुसार जो दस्तावेज दिए जाते हैं वो मात्र संस्वीकृति पर ही दस्तावेज नहीं देना चाहिए। फिर इसके बाद हमने एक पॉइंट बता दिया है कि अगर आपके पास समय हो तो इसमें ये सारी बातें लिखना है जो हमने धारा 154 CRPC में पढ़ाई थी कि जो संस्वीकृति है, अगर कोई ये महिला है और ऐसी संस्वीकृति कर रही है तो ऐसी संस्वीकृति को वो मजिस्ट्रेट, वो न्यायालय, वो न्यायाधीश अभिलिखित करेगा जो कि महिला हो, जिसका पीठासीन अधिकारी महिला हो। ये बात अगर आपके पास समय है तो लिख दें। फिर चूंकि हम बता चुके हैं धारा 164 का को ऊपर बता चुके हैं, ऊपर क्योंकि प्री का मैटर था। फिर 164 का में कहा गया है कि बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा, तो इसमें हम बता चुके हैं या तो उसकी तरफ से कोई सम्मति देता हो या महिला खुद उसके लिए परीक्षा के लिए तैयार हो, और उसकी परीक्षा 24 घंटे के अंदर की जाएगी। फिर इसके बाद आ जाइए आप धारा 100 इसके बाद ये धारा 167, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कई एक प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रश्न आते हैं 167 से संबंधित। पहले तो धारा समझ लें क्या है पूरी, एकदम आपको जुबानी याद रखना है कि जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया। अगर आपने किसी अपराधी को, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और 24 घंटे के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया पूरा, तो क्या प्रक्रिया होगी, ये बताया गया है धारा 167 में, 167 में। इसमें कई एक पॉइंट वाइज हम समझा दें। पहला पॉइंट हमने बताया है कि अगर ऐसा मजिस्ट्रेट जो गिरफ्तार, इसमें पहला तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो कितने दिन की पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को भेज सकता है, तो 15 दिन तक की पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा सकता है किसी भी अभियुक्त को मैक्सिमम। उसके बाद एक और प्रश्न आता है कि न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा से भिन्न कितने दिनों तक की अभिरक्षा में अभियुक्त को रखा जा सकता है, तो अगर अभियुक्त पर मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास का कोई अभियोग लगाया गया है, कोई आरोप लगाया गया है, तो उसको मैक्सिमम 90 दिन तक पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरुद्ध किया जा सकता है, कैद किया जा सकता है। और इन मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अलावा कोई अपराध का उस पर आरोप है तो उसको मैक्सिमम 60 दिनों तक की न्यायिक अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत किया जा सकता है। तीसरी बात, ऐसा मजिस्ट्रेट जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ना हो या जिसको उच्च न्यायालय ने विशेषता इसलिए नियुक्त ना किया हो, तो उस द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को पुलिस अभिरक्षा में निरोध करने का प्राधिकार नहीं है। कहने का मतलब है जो न्यायिक अभिरक्षा दी जाएगी पुलिस अभिरक्षा दी जाएगी वो सिर्फ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकती है जब तक कि वो कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के विशेष आदेश द्वारा ऐसे काम के लिए नियुक्त ना किया गया हो। मतलब द्वितीय मजिस्ट्रेट, वर्ग मजिस्ट्रेट इस पुलिस अभिरक्षा को प्राधिकृत करने के लिए प्राधिकृत नहीं कर सकता, पुलिस अभिरक्षा में नहीं, निरोध को प्राधिकृत नहीं कर सकता। फिर पांचवी बात देख ले, न्यायिक मजिस्ट्रेट ना मिलने की अवस्था, मान लीजिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नहीं मिल रहा है, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको न्याय मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, किसी अभियुक्त को अधिकतम 7 वर्ष की पुलिस अभिरक्षा में 7 दिन की पुलिस अभिरक्षा प्रदान कर सकता है। कहने का मतलब है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की पुलिस अभिरक्षा प्रदान करने का अधिकार है। अभी हम मेंस के हिसाब से आपको पढ़ा चुके 167, 164, 167 मेंस के हिसाब से थोड़ा सा ये याद रख ले, जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता और अभिरक्षा में निरुद्ध है और ये प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 के अनुसार 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से
निम्नतर पंक्ति का नहीं है। निकटतम मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट को विहित मामले की डायरी संबंधित प्रविष्टियों की प्रति सहित भेजेगा और साथ ही अभियुक्त को भी मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। कहने का मतलब है कि अगर मजिस्ट्रेट को उसकी अधिकारता नहीं है तो वो सारे कागज दस्तावेज और अभियुक्त सहित उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसके द्वारा उसका विचारण किया जाना है। फिर एक धारा आपको प्री के हिसाब से याद रखना है 169, जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो अभियुक्त का छोड़ा जाना। इसको एफआर भी कहते हैं, फॉल्स रिपोर्ट पूछा जाता है। एफआर या फॉल्स रिपोर्ट किस सेक्शन में है तो 169 में है। इसमें अगर अब कोई मामला नहीं बन रहा है तो पृथ्वियों सहित या पृथ्वियों रहित किसी भी अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है। धारा 170 कहती है जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना। अगर साक्ष्य पर्याप्त रख रहे हैं तो जैसा कि अभी बताया था हमने, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या जाएगा, दस्तावेज जो भी एफआईआर की कॉपी और तमाम दस्तावेज हैं वो सब भेज दिए जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर विचारण होना या दोष सिद्धि होना, जो भी होना, वो आगे चल के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। एक इम्पोर्टेंट धारा है धारा 172, पूछा जाता है। धारा का शीर्षक है अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी। पूछा जाता है पुलिस डायरी या कार्रवाइयों के लिए डायरी का किस धारा में उल्लेख किया गया, तो धारा 172 में किया गया है। इसमें होता क्या है, पूछा जाता है ये जो पुलिस डायरी होती है इसका न्यायालय उपयोग कर सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, मगर साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। मगर न्यायालय उस ऐसी पुलिस डायरी का उपयोग जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए कर सकता है। और इसमें एक बात और है, ना तो अभियुक्त और ना ही उसके अभिकर्ता ऐसी डायरी की मांग करने के हकदार होंगे, किंतु पुलिस अधिकारी अपनी स्मरण शक्ति को ताज़ा करने के लिए यथास्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 या 145 के अनुसार इस पुलिस डायरी का उपयोग कर सकेंगे पुलिस अधिकारी। ठीक, क्योंकि वो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसलिए अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए ये उपयोग की जा सकती है पुलिस अधिकारियों द्वारा। फिर आ जाइए धारा 173, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट धारा है, मेंस में आती है, मुख्य परीक्षा लिखा हुआ ब्रैकेट में। फिर आप आ जाइए मुख्य परीक्षा, मतलब हम आपको ले चले 173 पर। सेक्शन 173 मिलेगा आपको अगले पेज पर। ये है आपका 173। देखें, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 या 173 क्या कर रही है, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत आती है ये धारा मेंस में। कैसे लिखना है इसको ये समझ ले। इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा। अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा, मतलब जल्द से जल्द अन्वेषण पूरा किया जाएगा। पहला पॉइंट, पहली उपधारा कहलाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट नहीं बल्कि इसी एक पॉइंट का दूसरा खंड कह सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 का, 376 का खा, 376 खा, 376 गा, 376 घा, 376 घा का, 376 घा का, घा खा या 376 ला के अधीन किसी अपराध के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तला अभिलिखित की गई थी 2 मास के भीतर पूरा किया जाएगा। अगर कोई मामला बलात्संग से संबंधित है तो पुलिस अधिकारी को जब पुलिस अधिकारी ने इत्तला को अभिलिखित किया था, उस अभिलिखित इत्तला के भी 2 महीने के अंदर अन्वेषण पूरा करना पड़ेगा पुलिस अधिकारी को। दूसरी उपधारा कहती है जैसे ही अन्वेषण पूरा हो जाता है वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी। पूछा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें होती हैं, तो यही धारा 173 की धारा 2 में बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। बहुत ध्यान से आप समझ लें। पहली बात होगी पक्षकारों के नाम, दूसरी बात होगी इत्तला का स्वरूप, तीसरी बात होगी मामले की परिस्थितियों से प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम, चौथी चीज़ क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि हाँ तो किसके द्वारा, पांचवी बात क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, छठी बात क्या वो अपने बंद पर छोड़ दिया गया है, सातवीं बात क्या वो धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, और फिर आखिरी बात क्या स्त्री की चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट जो कि
जो अभी हमने बताए थे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और उसके तमाम खंड जो हैं बलात्संग से संबंधित जितनी धाराएं हैं उनकी रिपोर्ट के अधीन अपराध से संबंधित है, संलग्न कर दी गई है। मतलब अगर ऐसा अपराध किसी महिला के प्रति किया गया है, के विरुद्ध किया गया है, बलात्संग से संबंधित कोई अपराध, तो क्या सचमुच में उनकी प्रतियां उस रिपोर्ट की, उससे संबंधित जो रिपोर्ट होना चाहिए थी, क्या वो संलग्न कर दी गई हैं। इसमें भी वही केस आया, मिस ए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2020 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें यही कहा था कि जो पुलिस रिपोर्ट में जो दी जाती हैं, ये जो संलग्न की जाते हैं दस्तावेज, इनकी गुप्तता बनाए रखना चाहिए और इस तरह की गुप्त जानकारियों को अभियुक्त को सिर्फ संस्वीकृति कर लेने मात्र से नहीं दे देना चाहिए। जब तक कि मामला 207 दंड प्रक्रिया संहिता और 208 के अनुसार पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक उस अभियुक्त को, कोई भी अभियुक्त या उसके अभिकर्ता को कोई भी रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी, ऐसा बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस तरह से हम लोग ने 173 पढ़ ली। अब इस अध्याय 12 की आखिरी धारा है 174, क्या कहलाती है? 174 कहलाती है आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। क्या मतलब है? इसमें कई एक पॉइंट आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि आत्महत्या की रिपोर्ट जो है कौन देगा? तो पुलिस अधिकारी देगा। किसे देगा? तुरंत ही देगा पुलिस अधिकारी रिपोर्ट। किसको? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। जो भी निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा उसको पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति ने अगर आत्महत्या कर ली है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत देगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। कार्यपालक मजिस्ट्रेट तुरंत ही उस रिपोर्ट पर काम करेगा, वहाँ पर एक दल को भेजेगा जो वहाँ की जो पंचनामा है या जो चोटों के निशान है उन सबको एक अभिलिखित करके एक रिपोर्ट तैयार करवाएगा और वो रिपोर्ट क्या होगी? जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। एक प्रश्न इसमें और आता है कि मृत्यु समीक्षा, ये जो जितने भी काम हो रहे हैं आत्महत्या के बारे में जब पता लगा और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने, उससे संबंधित साक्ष्य जुटाने, उससे संबंधित पंचनामा भरने, ये सारी के सारे काम कहलाते हैं मृत्यु समीक्षा। तो मृत्यु समीक्षा करने का अधिकार किस किस को है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है या उपखंड मजिस्ट्रेट कर सकता है। इन लोगों को मृत्यु समीक्षा करने का अधिकार है। फिर आप आ जाइए अध्याय 13। अध्याय 13 177 धारा से लेकर 189 धारा तक चलेगी। इसमें शुरू की 3 धाराएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से, इसलिए इनको अभी हम विस्तृत आपको पढ़ाएंगे। धारा 13 का मतलब क्या है? जांचों और विचारण में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। किस तरह की जांचें और विचारण करने का अधिकार है दंड न्यायालयों को, ये बताया गया धारा 13 में, अध्याय 13 में। धारा 177 क्या कह रही? 177 जांच और विचारण का मामूली स्थान। इस हेडिंग को, बहुत सारी हेडिंग जो ये 3 धाराएं हैं 177, 178, 179, तीनों धाराओं की हेडिंग बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली में कहा गया मामूली स्थान, तो मामूली स्थान जांच और विचारण का वो होता है जहां अपराध हुआ हो, ये हो गया प्री की बात। फिर दूसरी बात, जांच या विचारण का स्थान, इसको अभी हम डिटेल्ड पढ़ाएंगे। तीसरी पॉइंट धारा है अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया है या जहां परिणाम निकला है। तो धारा 179 कह रही है 17 की अपराध वहां विचारणीय होगा जहां अपराध किया गया हो या जहां परिणाम निकला हो। क्योंकि ये इसमें एक केस लॉ भी है रूपा, इन तीनों धाराओं से संबंधित कोई भी धारा आपसे पूछी जाए, अक्सर तीनों धाराएं पूछी जाती हैं। कैसे पूछी जाती हैं वो भी अभी हम आपको बता देते हैं। और इन तीनों धाराओं पर ये केस लिख सकते हैं आप। रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 सुप्रीम कोर्ट। अभी हम डिटेल्ड मैटर भी पढ़ाएंगे, केस के बारे में भी समझाएंगे आपको। आ जाइए पहले धारा 177, अब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ाने जा रहे हैं आपको। सीआरपीसी की धारा 177 है जो कहती है जांच और विचारण का मामूली स्थान। तो इसमें इतनी बात लिखना है, प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वो अपराध किया गया हो। एक प्रश्न तो ऐसे आता है कि अपराध का विचारण और जांच कहाँ होगा? तो सिंपल सी बात है, वहाँ होगा जहाँ वो अपराध हुआ है। एक प्रश्न ऐसे आता है उन अपवादों को बताइए
जो कि ये कहते हैं कि जांच और विचारण का स्थान अन्यथा भी हो सकता है अपराध कारित करने के स्थान के अलावा। तो सारी धाराएं आप लिख सकते हो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अगर अपवाद पूछा जाए, अगर स्थान पूछा जाए तो 177 लिखेंगे। अगर अपवाद पूछा जाएगा जांच और विचारण के बारे में तो 178 लिखेंगे, 179 लिखेंगे, आगे 182 लिखेंगे और 183 लिखेंगे, 188 लिखेंगे। ये सारे के सारे अपवाद में आप धाराएं लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है पीसीएसजे में या एचजीएस में। तो बहुत बड़ा प्रश्न होता है, ये बहुत बड़ा वेटेज होता है 20 नंबर का। सिलेक्शन बेस्ड होता है, समझ लीजिए। ये आंसर एक आप सही कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, और एक आंसर में गलती हो गई तो समझ लीजिए सिलेक्शन से बाहर आ गए। तो 178 क्या कह रही है धारा, आप सीआरपीसी देख लें। जांच या विचारण का स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा। पहली बात, जहां ये अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है। पहले तो ये बात समझ लीजिए, जांच या विचारण का स्थान, इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं और 4 पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर इनमें से कोई बात है, इन चारों में से कोई बात हो रही है तो जांच या विचारण ऐसी अधिकारिता में हो सकता है जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं। तो पहली घटना क्या है, जहां ये अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, मतलब जहां कंफर्म नहीं हो रहा है कि अपराध कहाँ हुआ है, या फिर जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, या फिर जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है। चालू रहने वाले अपराध, जैसे आपको पूछा जाता है चालू रहने वाला अपराध कौन सा है, तो अपहरण जो है वो चालू रहने वाला अपराध है। तो इस तरह के अगर अपराध होते हैं कि कहीं से उठाया, किडनैप किया आपने, फिर कहीं ले जाकर छुपा दिया, तो इस तरह से चालू रहने वाला अपराध है। और ये इस हालत में, या फिर चौथी बात, जहां वो विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है। कहने का मतलब अगर ये 4 अवस्थाएं आपके सामने आ जाएं तो वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। कहने का मतलब है अगर सिचुएशन ऐसी आ गई कि इन चारों में से कोई व्यवस्था बन रही है तो उस मामले की जांच या विचारण इनमें से किसी भी स्थानीय क्षेत्रों में जिसमें वो ये 4 घटनाएं घटित हुई हैं या हो सकती हैं, तो इनके अंतर्गत जो न्यायालय आता होगा वहां पर उनका जांच और विचारण होगा। इसमें जो हम बता रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हुआ क्या था, एक महिला थी जिसको उसके ससुराल वालों ने मारपीट के घर से निकाल दिया था। अब वो अपने मैके में आके रहने लगी, तो उसने एफआईआर कराई। तो पुलिस वाले और ये सब टरकाने लगे कि जहाँ पर आपकी ससुराल है वहाँ जाके एफआईआर कराइए, वहाँ आपका विचारण होगा। इस तरह से टालम टोल करते रहे। न्यायालयों ने भी उसको कहा कि आपका विचारण वहाँ स्थानीय अधिकारिता वहाँ है, यहाँ है, इस तरह से करते रहे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी सीआरपीसी धारा 178 है वो कहती है कि अगर महिला जहाँ पर रह रही है या जहाँ पर उसका पति रहता था या जहाँ वो खुद रह रही है या उसके माँ बाप रहते हैं या उसका भाई बंधु कोई रहता है या जहाँ पर उसको आश्रय मिला हुआ है, उनमें से किसी भी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वो न्यायालय के विचारण की भागी होगी, मतलब उसका न्यायालय विचारण करने के लिए बाध्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसका निर्णय क्लियर कर दिया। हमने निर्णय की भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप लोगों को और मेंस के लिए और मदद की ज़रूरत है तो हम बार बार अपना हैंड रिटन नोट्स में नंबर भी दे रहे हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क करिएगा, क्योंकि प्री प्लस मेंस को इतने कम टाइम पर पढ़ा पाना बहुत नामुमकिन सी बात है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दें। फिर भी आपको मेंस के लिए थोड़ी और मदद चाहिए होगी तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे। हालांकि सारा मैटर हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है मेंस का, जिसमें सीरीज़ है 1 से लेकर 100 डेज तक की प्लेलिस्ट है हर सब्जेक्ट वाइज, और हर सब्जेक्ट वाइज जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी पड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पर है यूट्यूब पर। फिर भी अगर आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे संपर्क करिएगा। और हम जैसा कि बार बार कह चुके हैं कि सबसे पहले आप हमारे मैटर को इस पीडीएफ, हर वीडियो में हमने पीडीएफ लगाया हुआ है, इसलिए आप सबसे पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करिए, मैटर को डाउनलोड कर लिया करिए और हार्ड कॉपी को अपने हाथ में रखिए। फिर हमारे मैटर को, हमारे वीडियो को सुनिए तो आपको 100% बात समझ में आ जाएगी। फिर 1-2 बार वीडियो को चल जाने दीजिए तो वो बात आपको वहीं के वहीं उसी दिन याद हो जाएगी। इस तरह से आपका प्री प्लस मेंस तैयार होता चला जाएगा।
फिर आ जाइए आप धारा 179 में, अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। सीधी सीधी बात है, जब कोई कार्य किसी की गई बात के द्वारा या किसी निकले हुए परिणाम के अपराध से संबंधित है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारणा ऐसे न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध या बात की गई है या ऐसा परिणाम निकला है। फिर आ जाइए आप धारा 182 पर, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध पूछा जाता है। ये भी प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट टाइप में। तो पत्रों द्वारा अपराध जो होते हैं, जैसे मान लीजिए, तो इनके दो बातें आपको समझना है, या तो पत्र जहाँ से लिखा गया है या जहाँ पत्र भेजा गया है, तो उन दोनों ही स्थानीय अधिकारिताओं में जांच या विचारण किया जाता है ऐसे अपराधों का। लिखेंगे कैसे? किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है, जांच या विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना पत्रों या दूर संचार संदेशों के माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए या प्राप्त किए गए। सिंपल सी बात है, जहाँ पर पत्र भेजे जाएं या जहाँ पर पत्र प्राप्त हो, या संदेश भेजे जाएं या जहाँ संदेश प्राप्त हो, ऐसी दशाओं में आप दोनों ही जगहों पर, जहाँ से भेजा जाता है या जहाँ प्राप्त होता है, ऐसी जगह स्थानीय अधिकारिता में विचारण होगा, जांच या विचारण हो सकेगा। आप जान रहे होंगे, जांच और विचारण करना न्यायालय का काम है, जबकि अन्वेषण करना किसका? पुलिस का काम है। बात ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं कि जांच और विचारण किसके द्वारा की जाती है, तो न्यायालय द्वारा की जाती है। प्री में बहुत माइन्यूट से प्रश्न आते हैं, इसलिए जितनी भी धाराएं हम लिखा रहे हैं इनको मुंह जवानी याद कर लीजिए। कि जैसे धारा 183 82 हम पढ़ा चुके हैं, 183 में बताया गया यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध पूछा जाता है आपसे। यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध के साथ किस धारा में है, तो धारा 183 में है। फिर पूछा जाता है कि यात्रा या जल यात्रा में अगर कोई अपराध हो रहा है तो कहाँ पर उसका जांच या विचारण होगा, तो सिंपल सी बात है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उनके अंदर वो व्यक्ति या चीज़ गुजरती है, कहीं भी जांच या विचारण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से ट्रेन पर बैठे और दिल्ली जा रहे हैं, और बीच में मान लीजिए आपकी चोरी हो गई कहीं पर। अब आपको क्लियर नहीं पता लग रहा है कि चोरी कहाँ हुई है, तो आपका अपराध या विचारण लखनऊ में भी हो सकता है। अपराध का जो चोरी हुई है उसका जांच या विचारण लखनऊ में भी हो सकता है। सीतापुर से होती हुई जा रही है ट्रेन, सीतापुर में हो सकता है, अगर उस गाज़ियाबाद में भी हो सकता है, या फिर दिल्ली में भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका जांच या विचारण पूरी जहाँ से होके जहाँ तक आप जहाँ से शुरू करते हैं जर्नी, जहाँ तक ख़त्म करते हैं, उसके बीच में कहीं पर भी जांच या विचारण किया जा सकता है। फिर एक धारा है 186, संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वो जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। इम्पोर्टेंट धारा है ये। इससे पहले हम लोग 182 पढ़ चुके हैं, 183 हो गई, 186 कि अगर मान लीजिए मामला ऐसा आ जाए कि उच्च न्यायालय के पास मामला पहुंच जाए कि आप डिसाइड करिए कि कौन सा जिला न्यायालय मामले का विचारण करेगा, तो दो पॉइंट इसमें समझना है। यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो उच्च न्यायालय, जैसे मान लीजिए दो जिले न्यायालय हैं और मसला उठ रहा है, मान लीजिए लखनऊ में एक लखनऊ ज़िला है, एक सीतापुर है, और तो इसका विनिश्चय कौन करेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि जहाँ पर दोनों उच्च न्यायालय दोनों जिला न्यायालय जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं, तो वो उच्च न्यायालय डिसाइड कर देता है कि जांच या विचारण कहाँ होगा। प्रॉब्लम तब आती है कि यदि न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो जांच या विचारण क्या होगी, वहां पर समझ ले। तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले प्रारंभ की गई थी, वहां जांच या विचारण होगा। मान लीजिए अलग अलग उच्च न्यायालय हो जाएं, ऐसा मामला आ जाए बॉर्डर पे कि दो उच्च न्यायालयों के इंटरफेरेंस में दो जिले हैं, तो कार्रवाई जांच या विचारण का जो निश्चय होगा वो उच्च न्यायालय करेगा जहां पर कार्रवाई शुरू हुई थी। सबसे पहले कार्रवाई जो शुरू हुई थी वो उच्च न्यायालय बताएगा कि इनकी जांच या विचारण। फिर आ जाइए धारा 188 पर, भारत से बाहर किया गया अपराध। ये भी मुख्य परीक्षा से संबंधित है,
विस्तृत पॉइंट आता है इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ मुख्य परीक्षा से संबंधित है ये। फिर आ जाइए आप, भारत से बाहर अगर कोई अपराध किया जा रहा है तो उसका जांच या विचारण कहाँ पर होगा, ये बात यहाँ मेंस में नीचे लगी हुई है। इसीलिए कह रहे हैं पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। धारा 188 कहती है भारत से बाहर किया गया अपराध। क्या कहना है इसमें, जब कोई अपराध भारत से बाहर, पहली बात है भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यंत्र, मतलब या तो समुद्र में खुले समुद्र पर अपराध किया जा रहा है या कहीं भी, अन्यंत्र मतलब कहीं भी। दूसरी बात, किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, मतलब भारत का नागरिक नहीं है मगर उसने अपराध किया है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, तो ऐसा अपराध अगर किया जाता है तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी जांच, ऐसी कार्रवाई का मतलब जांच या अन्वेषण इस तरह से की जाएगी मानो वो अपराध भारत के अंदर ही उस स्थान में किया गया हो जहां वो पाया जाता है। कहने का मतलब है अगर उपर्युक्त दो अवस्थाओं में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका जांच या विचारण इस तरह से होगा जहां उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में होगा जहां पर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है या पाया जाता है। मगर इसमें एक परंतु का आपको याद रखना, परंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण बिना केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के नहीं होगी। मतलब ऐसे व्यक्ति के जो भारत से बाहर किए गए अपराध माने जाते हैं उनकी जांच या विचारण केंद्रीय सरकार की सम्मति से ही होती है, मंजूरी से ही होती है, अन्यथा नहीं। फिर इसके बाद आप आ जाइए ऊपर, थोड़ा सा प्री का मैटर है। धारा 190 मजिस्ट्रेटों, पहले तो आप अध्याय को समझ लीजिए। प्री में आता है अध्याय 14 जो कि धारा 190 से धारा 199 तक है, जिसमें बताया गया अध्याय 14 में बताया गया कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, कौन कौन सी शर्तें पूरी करना पड़ती हैं कार्रवाई करने के लिए, ये बताया गया धारा अध्याय 14 में। इसमें पहली धारा है धारा 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान, ये भी मेंस में पढ़ाई जाती है। और मामलों का, पहले तो धारा 190 समझ लें, इंपॉर्टेंट धारा है, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट द्वारा, धारा 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान, पहली उपधारा बताती है इस अध्याय के अधीन रहते, इस तरह से आप लिखेंगे इस उत्तर को, ध्यान से समझ लीजिए। इस अध्याय के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषता सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्न दशाओं में कर सकता है। पहली बात आपको यहाँ से समझना चाहिए कि अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है। तो अपराधों का संज्ञान जो है या तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करेगा, या अगर इस विशेषता किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को संज्ञान करने के लिए सशक्त कर दिया गया तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। किन मामलों में, पहली बात उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर, मतलब पहली बात है परिवाद कंप्लेंट पर। दूसरी बात ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर, मतलब ऐसे अपराधों का संज्ञान या तो कंप्लेंट पे किया जाएगा, दूसरी बात पुलिस रिपोर्ट पे किया जा सकता है, तीसरी बात पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। कहने का मतलब है ऐसा प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को पुलिस के बिना कहीं किसी से भी इत्तला मिल जाए या वो अपनी जानकारी में जान रहा है कि ऐसा अपराध किया गया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उन अपराधों का संज्ञान कर सकेगा। अब जो बात हुई थी उपधारा 2 की वो भी देख ले। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिसकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। कहने का मतलब है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को इन अपराधों का संज्ञान करने के लिए कौन सशक्त कर सकता है, तो वो कर सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसमें भी वही बात आई थी, मिस ए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 का ये केस था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी यही बताया गया था कि केवल संज्ञान मात्र से ही किसी अभियुक्त को जो
पुलिस रिपोर्ट वगैरह या जो चिकित्सीय रिपोर्ट वगैरह है उसकी रिपोर्ट अभियुक्त को नहीं दी जानी चाहिए। फिर आ जाइए आप लोग धारा 192, 90 के बाद धारा 192 इम्पोर्टेंट है। मामले मजिस्ट्रेट के हवाले करना। तो होता क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जब कोई आपराधिक मामला आता है तो उसकी जांच करता है, देखता है कि ये हमारे अधीनस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जा सकता है, तो वो क्या करता है, अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के पास उस मामले को पहुंचा देता है, हवाले कर देता है। फिर धारा 193 दे रखे हैं, अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा डिटेल पढ़ लें हम, ये यहाँ मिल जाएगा आपको। अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द नहीं किया जाता। कहने का मतलब है कोई भी सेशन न्यायालय सीधे सीधे अपनी प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग नहीं करता है जब तक कि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सौंपा नहीं जाता है। जब मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय को मामला सौंपते हैं तभी सेशन न्यायालय उन मामलों में जांच या विचारण का कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आ जाइए आप धारा 197 197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। ये मुख्य परीक्षा लिखा हुआ ब्रैकेट में, मेंस के ही हिसाब से पढ़ लेते हैं हम लोग, दो जगह टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ मेन के लिए है उसको हम तेज़ी से थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जब किसी 197 धारा है न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस पॉइंट को पहले थोड़ा सा समरी समझ लीजिए कि अगर कोई न्यायाधीश है या लोक सेवक है तो पहली बात तो अगर वो केंद्र का सेवक है तो केंद्र सरकार द्वारा, या फिर राज्य का है तो राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उस लोक सेवक या न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। दूसरी बात इसमें आएगी कि उस पर अगर अभियोजन करना है तो किस तरह से होगा, अन्यथा नहीं के बाद आप देखें ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में ये अवकथित है कि वो उसके द्वारा तब किया गया था जब वो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान। कहने का मतलब है कोई लोक सेवक या मजिस्ट्रेट है जो अपने लोक सेवक या मजिस्ट्रेट होने के कर्तव्य के अनुसार अपना कार्य कर रहा था, तब ऐसा लगता है कि उसने अपने कर्तव्य के दौरान ऐसा अपराध किया है, तो ऐसे अपराधों का संज्ञान क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के दशा में जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अविकथित अपराध के लिए किए जाने के समय जो नियोजित था कार्य केंद्र सरकार द्वारा। कहने का मतलब है अगर अभी हमने बताया कि किसी भी लोक सेवक या न्यायाधीश का संज्ञान अगर वो केंद्र सरकार द्वारा नियोजित किया गया है तो केंद्र सरकार की सम्मति से, या फिर ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य सरकार के कार्यकलाप में अपना कार्य कर रहा है या नियोजित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, तो उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बिल्कुल मामला क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति जो सेवक हो या मजिस्ट्रेट हो, न्यायाधीश हो, अगर पहली बात तो केंद्र सरकार द्वारा अगर नियोजित है तो केंद्र सरकार उसको हटा सकती है, उसकी मंजूरी से हट सकता है, या अभियोजन है तो केंद्र सरकार की मंजूरी से उस पर अभियोग लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। और ऐसा ही अगर वो राज्य सरकार का अभियोग है तो राज्य सरकार की सम्मति से हटाया जा सकता है, या अभियोजन के लिए भी राज्य सरकार की सम्मति लेना आवश्यक है। फिर आ जाइए आप धारा 197 के बाद यहाँ पर हमारे पास एक धारा 198 है 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखना है विवाह के विरुद्ध अपराधों का अभियोजन किस धारा में, तो 198 में है। और इसमें एक खास बात है, केवल इन अपराधों के मामले में केवल परिवाद किया जा सकता है, पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। मगर एक धारा है 198A या 198 का, इसमें कहा गया भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अधीन अपराधों का संज्ञान या अभियोजन। तो 198A में जो है पुलिस रिपोर्ट भी दाखिल की जा सकती है, दर्ज कराई जा सकती है, और परिवाद भी किया जा सकता है। ये दोनों में फ़र्क है। एक धारा और है 199 मानहानि के लिए अभियोजन।
तो मानहानि के लिए अभियोजन में भी सिर्फ और सिर्फ परिवाद किया जा सकता है। फिर यहीं पर चूंकि धारा 200 कंप्लीट हो रही है तो हमने धारा 200 लिख दी है, परिवादी की परीक्षा। हालांकि इसके बारे में अगले टर्म पर हम पढ़ाएंगे, चूंकि ये जो धारा 200 है परिवादी की परीक्षा, यहाँ से आपका 15वां परिवादी पास है, 15वीं अध्याय यहाँ से शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट हो जाएगा धारा 200 से, क्योंकि धारा 199 पर ये आपका जो अध्याय 14 था वो खत्म हो जाता है, 14 नंबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ के बाद आप आ जाएंगे, दो धाराएं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202, आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। मुलतवी कहते हैं रोक देने को। इसका मैटर समझ ले। अगर कोई यदि कोई मजिस्ट्रेट, पहले समझ ले लिखेंगे कैसे आप इसको। यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद होने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वो प्राधिकृत है, ठीक समझता है, और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकेगा। कहने का मतलब हुआ कि मजिस्ट्रेट से परिवाद किया गया कि ये अपराध हुआ है, और उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अभियुक्त है वो उसकी स्थानीय अधिकारिता के परे कहीं रह रहा है, तो वो मामले की परिस्थिति के अनुसार से उतने देर के लिए उस मामले को, उस कार्रवाई को मुलतवी कर देगा, रोक सकेगा, और वहाँ के जहाँ पर वो अभियुक्त पाया जाता है वहाँ की पुलिस को अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है, या अपने किसी जांच एजेंसी द्वारा जांच कराने का वहाँ पर आदेश दे सकता है, और तब तक के लिए उस मामले को मुलतवी कर सकता है प्रक्रिया को। फिर आ जाइए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 इंपॉर्टेंट है, परिवाद का खारिज किया जाना। पूछा जाता है परिवाद का खारिज किया जाना किस धारा में है, तो 203 में है। कब परिवाद खारिज कर दिया जाएगा, पूछा जाता है कब कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है, कब परिवाद खारिज कर दिया जाता है, और कब आदेश का जारी की जाती है। तो परिवाद खारिज किया जाएगा 203 में। और कब किया जाएगा, यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर क्या होगा, परिवादी से उसकी परिवादी की परीक्षा होती है और उसके साक्षियों की शपथ पर परीक्षा होती है, और धारा 202 के अधीन धारा 202 के अधीन भी मजिस्ट्रेट उस पर विचार करेगा कि अभियुक्त कहाँ है या कैसा है। मजिस्ट्रेट की ये राय हो कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, मतलब क्या हुआ, जो परिवादी था और साक्षी थे उन सब की परीक्षा की, फिर 202 पर ध्यान दिया, और फिर लगा मजिस्ट्रेट को कि परिवाद इसमें कोई पर्याप्त मैटर नहीं बन रहा है, कोई मामला नहीं बन रहा है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए परिवाद को खारिज कर देगा, और प्रत्येक मामले में जिसमें वो परिवाद को खारिज कर रहा है ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अवलिखित करेगा। फिर आखिरी धारा है हम लोगों के लेक्चर की आज की, धारा 204। आज का थोड़ा लेक्चर हम लोगों का बड़ा हो गया है क्योंकि धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट थी और मेंस में आने वाली बहुत सारी धाराएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आज का आपका, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये समझ ले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204, आदेशिका का जारी किया जाना। समझ लीजिए होता क्या आदेशिका का जारी किया जाना। पहला बात बताई गई है, यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण है। देखिए जो परिवाद किया, ये सब परिवाद से संबंधित धाराएं हैं दोस्तों। हमने कहा था अभी परिवाद जो है धारा 200 से शुरू हो गया, तो पहले तो अगर मुलतवी किया, फिर 203 में परिवाद को खारिज कर दिया, मगर अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि पर्याप्त कारण है कि अपराध का संज्ञान किया जाना चाहिए, तो क्या करेगा, पहली बात मामला सम्मन मामला प्रतीत होता है तो वो अभियुक्त की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करेगा, या फिर यदि मामला प्रतीत होता है तो अभियुक्त की हाजिरी के लिए वारंट या ठीक समझे तो सम्मन जारी कर सकेगा। ठीक। दूसरी उपधारा क्या कह रही है, अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन तब तक कोई सम्मन या वारंट नहीं जारी किया जाएगा जब तक कि अभियोजन की साक्षियों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। जब तक कि जो साक्षी उस अपराध या उस अपराध से संबंधित है उनकी साक्षियों की सूची अगर पेश नहीं की गई है तो सम्मन या वारंट जारी नहीं करेगा मजिस्ट्रेट। तीसरी पॉइंट देखें, तीसरी उपधारा क्या कह रही थी, कहलाती है लिखित परिवाद पर संस्थित कार्रवाई में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए सम्मन या वारंट के साथ उस परिवाद की प्रतिलिपि होगी। चूंकि जो कंप्लेंट अगर रिटन में की गई है, लिखित में दी गई है, तो लिखित कंप्लेंट की जो एक प्रतिलिपि होती है वो सम्मन
भेजा गया तो सम्मन के साथ, और अगर वारंट भेजा था गया तो वारंट के साथ एक प्रतिलिपि उसकी भी जोड़ दी जाएगी। फिर चौथी और आखिरी उपधारा देखें, यदि आदेशिका फीस जमा नहीं की गई है तो परिवाद खारिज किया जा सकता है। अगर क्या हुआ है, कंप्लेंट के लिए जो फीस जमा होना चाहिए थी, आदेशिका फीस जमा की जाना चाहिए थी, और फीस अगर जमा नहीं की है परिवादी ने, तो परिवाद को खारिज कर दे सकता है मजिस्ट्रेट। इस तरह से आज का हमारा पूरा टर्म कंप्लीट हो गया। ये सारा मैटर हमने आपको कम से कम 50 धाराएं जो हमने आपसे कहा था कि पर डे देंगे, प्री प्लस मेंस के फॉर्म में हम दे रहे हैं। और भी अगर कोई आपको एडिशनल मदद की ज़रूरत है तो हमारे नंबर जो हमने दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर 9450770672, 9450770672, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हमसे संपर्क कर लीजिए। और अगर चैनल ढूंढने में कोई कठिनाई हो रही तो डायरेक्ट आप डाला करिए @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। जैसे ही आप डालेंगे तो तुरंत प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस को लाइन से सारे वीडियो लगे हुए हैं, डे वाइज देख लीजिए। फिर हमने डे वाइज के अलावा प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में भी अगर आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप सर्च करना चाहेंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, पूरा मैटर है वहाँ पर। फिर भी अगर आपको कोई असुविधा होती है तो हमारे नंबर पर हमसे संपर्क करके हमसे पूरी जानकारी ले लीजिए। उसके अलावा हम ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लें, जिसमें हम सारे पीसी, चाहे पीसीएसजे हो, एचजेएस हो, एपीओ हो, सारी क्लासेस पढ़ाते हैं। जो भी मैटर आपको पढ़ना होगा हमसे संपर्क कर लीजिएगा। इस मैटर को सारे कैंडिडेट्स तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। जो भी लॉ से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो तैयारी कर रहे हों या लॉ कर रहे हों, कहीं से भी एलएलबी कर रहे हों, पीसीएसजे के कैंडिडेट हों, एचजेएस के हों, एपीओ के हों, कुछ भी हों, सारे लोगों की ये ज़रूरी कंटेंट है। इसलिए सबको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।